हेलो, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 आपका आने ही वाला है। कुछ आपके 3 महीने अप्रॉक्स बचे हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति क्या होनी चाहिए वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। कौन से टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पे नहीं करना है, पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग आज के सेशन में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, थोड़ा बहुत तो बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो इस एग्जाम को कराती है वो है आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एग्जाम जो है आपका, इसका नाम क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी। वैकेंसीज की बात करें तो 11,500 प्लस वैकेंसीज आपकी यहाँ पे हैं। सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, एग्जाम्स कितने होते हैं यहाँ पे, स्टेजेस कितने हैं, CBT 1, CBT 2, CBAT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपके यहाँ पे स्टेजेस है। ठीक है बेटा, मोड ऑफ एग्जाम कितना है, ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग पाई जाती है। ड्यूरेशन जो होता है वो 90 मिनट का होता है। CBT 1 और CBT 2 दोनों ही आपके कैसे होते हैं, 90 मिनट के होते हैं। CBT 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, CBT 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बेटा, पर मिनट जो है आपका वो सेम दिया जाता है। दोनों में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की होती है। और जो मोड होता है एग्जामिनेशन का वो ऑनलाइन MCQ टाइप होता है, यानी कि यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको करने होते हैं। चलो, तो अगर हम लोग बात करें किसके बारे में बेटा, कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी आपके प्रीवियस ईयर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं या इनका क्या इंपॉर्टेंस है, कितने महत्वपूर्ण है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, ये थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि टाइम टेबल या शेड्यूल जो होता है वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है, पर मैं आपको एक ऐसा ओवरऑल टाइम टेबल दूंगी कि आप हर स्टूडेंट उसे अपने लाइफ में या अपनी डे टू डे लाइफ में आराम से सेट कर सकते हो। चलो, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो है कि आपके PYQs कितने इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे, अगर मैं PYQs की बात करूं तो हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने पाए जाते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो जितना अब तक मैंने PYQ एनालिसिस किया उसके बेसिस पे 30 अप्रॉक्स आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं बच्चे, रिपीटेड पाए जाते हैं, यानी अराउंड 30 क्वेश्चंस रिपीट पाए जाते हैं। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम कितना PYQs करना है, क्योंकि PYQs तो बहुत सारे होते हैं। तो बात करें कितने PYQs करने बेटा, तो बहुत ज़्यादा पीछे आप लोगों को नहीं जाना है। यहाँ पे आप देखें 2016 में जो पेपर हुआ था उसका पैटर्न 2019 से काफ़ी ज़्यादा अलग है। 2016 में जैसे मैं साइंस की बात करती हूँ, जनरल साइंस इतनी आसान थी कि आराम से स्कूल के स्टूडेंट्स उसे कर सकते थे। पर 2019 में जो साइंस आया वो इतना टफ हो गया कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कर ही नहीं पाए उसको। तो यानी कि पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट PYQs करने हैं। ठीक है, रिसेंट ईयर के PYQs करने हैं, लेटेस्ट PYQs। जितना रेलिवेंट रहा जाए उतना ज़्यादा बेस्ट है। इररेलेवेंट पढ़ोगे तो ये टाइम इररेलेवेंसी के लिए बचा भी नहीं है हमारा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बात करूँ आगे मैं चीज़ों की कि कहाँ से आप इसे कर सकते हैं, कैसे करना है आपको, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ। जस्ट अ सेकेंड बच्चे। हाँ, तो देखो GK GS पहले हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि जो आपका करंट अफेयर्स है उसका टॉपिक इसके साथ कहीं ना कहीं मैच होता है। GK GS में जो हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वो कौन सा जाएगा बच्चे, वो जाएगा आपका करंट अफेयर्स का। साथ ही साथ कौन सा जाएगा, आपका स्टैटिक GK हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स एवं स्टैटिक GK हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स कितनी पुरानी करनी चाहिए, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सिर्फ 1 साल की करंट अफेयर्स करो, ओनली 1 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम बहुत बार तो 2-2, 3-3 साल पुराने क्वेश्चन भी आते हैं। बेटा, अगर आपके करंट अफेयर्स में से 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 1-2 होता है जो आपके पिछले 2 या 3 साल से पूछ लिए जाते हैं, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन 9 और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके एक ही साल में से पूछे जाते हैं। सो सिर्फ आपको 1 साल की करंट अफेयर्स अच्छे से करनी है और उसको इतना अच्छे से करना है कि वो 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से एक भी गलत ना जाए। ठीक है, बात करते हैं स्टैटिक GK की। स्टैटिक GK में मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक GK का है एनटीपीसी के लिए वो है बेटा आपका सेंसस 2011।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपको करनी है बेटा वो है आपकी 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लानिंग वैसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बट हम लोग इसे स्टार्टिंग में डाल देते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग आपको पढ़ के आनी है। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, मंदिर कहाँ पे स्थित है, किस चीज़ से रिलेट करता है, न्यूज़ में था क्या, कोई पूजा यहाँ पे हुई थी क्या, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये यूनेस्को में इंक्लूड हुआ है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, ठीक है। इसी के साथ बात करें तो अभी रिसेंटली में ओलंपिक्स हुए हैं, है ना, 2024 में। तो ओलंपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक्स 2024 क्यों? क्योंकि ये आपका 2025 का पेपर है, तो ओलंपिक्स के बारे में पक्का एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ओलंपिक्स का करंट तो पढ़ना ही, इसके साथ इसकी हिस्ट्री भी देखना। तो हिस्ट्री आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी और ओलंपिक्स हमारा करंट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, और क्या आता है, साइंस और टेक के क्वेश्चन आते हैं। साइंस और टेक के क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा पुराने आ जाते हैं, और रिसेंट में करना है जो करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं उसी करंट अफेयर को आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, ओलंपिक्स में हिस्ट्री हो गई, यहाँ पे हम लोग साइंस एंड टेक, साइंस और टेक, जैसे चंद्रयान 3 जो था उसमें मिशन में क्या था, कैसे था। ठीक है, इसी के साथ पहली सैटेलाइट कौन सी थी, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स एवं स्टैटिक, दोनों इसमें हम लोगों को इंक्लूड करना है। ठीक है बच्चे, इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो नेशनल पार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेशनल पार्क्स में आप ध्यान रखना, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, न्यूज़ में है क्या, कुछ ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन सा जानवर यहाँ पे पाया जाता है, किस जानवर के बेसिस के ऊपर इसे रखा गया है, ये सारी चीज़ें। बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलता ही है, बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है, किसके ऊपर है, इसे कौन सा प्राइज मिला है, इनके ऑथर का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। डेट्स जैसे कि कोई भी फेस्टिवल है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी आपका ये गया है गर्ल्स चाइल्ड डे गया है, थीम क्या थी, कब सेलिब्रेट होता है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसी के साथ मैं बता देती हूँ आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का टॉपिक है बट स्टार्टिंग में जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ के जाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग और करंट अफेयर्स मिला के, तो आसानी से वो 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो अप्रॉक्स बोल रही हूँ मैं 10, यानी कि आपका 8 से लेके 11 के बीच में इसका नंबर वेरिएशन होता रहता है, तो आसानी से आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे। आगे चलते हैं, आगे किसके बारे में बात करेंगे कि ये जो PYQs मैम आपने हमें बताया था, इसे हम लोग कहाँ से करें। ठीक है, तो PYQs करने के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, PYQs, या फिर आपको मॉक लगाने हैं, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस करने नहीं है, हमें रिसेंट करने हैं। बुक कौन सी यूज़ करनी है, आपको अपने रेलवे NTPC की बुक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। CBT 1 के लिए भी मिल जाती है, CBT 2 के लिए भी मिल जाती है, जनरल साइंस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए अलग अलग बुक्स आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप इसे करिएगा। ठीक है बच्चे, चलो अब चलते हैं GK GS के सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टैटिक GK के बारे में बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक GK के बाद जो आप जिस सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दे सकते हो वह है आपके जनरल साइंस। ठीक है, क्यों है, जनरल साइंस के बारे में मैं डिस्कस करूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस के बेसिस पे मुझे पता चला कि बायो में यहाँ पे आपके अप्रॉक्स 7 to 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। ठीक है, 7 या 8 क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिले थे अप्रॉक्स। फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आपके कम से कम 4 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपके पास बेटा 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि आप देखो बायोलॉजी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पूरी साइंस मिला है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या करना है साइंस के लिए, साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, PYQs लगाने हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम बायो में तो 11 से क्वेश्चन आ जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बट आप वो 6-7 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपके NCERT पे गिवन है। 6 to 10th पढ़ने का टाइम नहीं है तो 9th और 10th को पढ़ लो, उसमें से भी आसानी से आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है जनरल साइंस के लिए, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की NCERT फॉलो करो। और इसको पढ़ना कैसे है,
टॉपिक्स रिपीट होते हैं। 6 का टॉपिक 8 में मिल जाएगा, 7 का टॉपिक 9th में मिल जाएगा, 6 का टॉपिक 10th में मिल जाएगा। इस तरीके से रिपीट होते हैं। जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट है, आपको वो अपनी पहली बुक में मिला, उसको रिलेट करो कि कौन सी एनसीईआरटी में ऑल गिवन है, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, और फिर उनको उठा के एक साथ पढ़ो। बहुत ईजी वे है। अलग अलग पढ़ने से अच्छा साइंस को टॉपिक वाइज लेके चलो। बायो कंप्लीट कर दी तो सारे बुक में से बायो कंप्लीट कर दी, टॉपिक वाइज देख लेना, रिलेट करके इंडेक्स ओपन करके कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलें। बाकी जीके जीएस के सब्जेक्ट की बात करें तो देखा जाए एनटीपीसी के अकॉर्डिंग ये हमारा जीके जीएस का सिलेबस है। इसमें स्टैटिक भी आती है, सब कुछ आती है, पर हम इसे थोड़ा सा सम अप करेंगे, देखेंगे हमें फोकस कहाँ पे करना है। तो बाकी के जीके जीएस के सब्जेक्ट पे चलते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा हिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं बेटा? हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में अराउंड 7 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। यानी सबसे पहले स्टैटिक और करंट अफेयर, फिर साइंस, फिर हिस्ट्री, हम लोग सीक्वेंस देख रहे हैं जीके जीएस में। ठीक है बच्चे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद किसे प्रेफरेंस दे? मेडिवियल को आपको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, मेडिवियल को आपको प्रेफरेंस देनी है। और थर्ड नंबर पे किसको प्रेफरेंस दे? तो थर्ड पे आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री को प्रेफरेंस देनी है। ये प्रेफरेंसेस हैं, इस तरीके से आपकी सीक्वेंसिंग चलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद करें अगर पॉलिटी के बारे में, तो बेटा पॉलिटी में आपका 1 या 2 क्वेश्चन ही देखा जाता है। ठीक है, पॉलिटी में हमारा 1 या 2 क्वेश्चन ही देखा जाता है। तो इस 1-2 क्वेश्चन के लिए इंस्टेड ऑफ रीडिंग कंप्लीट पॉलिटी, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी पीवाईक्यू पे जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यू से रिपीट हो जाता है। मैक्सिमम टाइम्स ये रिपीट हुआ है। तो अगर आप पॉलिटी के पीवाईक्यूज भी अच्छे से पढ़ते हो तो भी आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी हमें 1 या 2 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, पर यहाँ पे टॉपिक स्पेसिफाइड है। टॉपिक कैसे स्पेसिफाइड है? एवरेज टाइम जो मैंने देखा पीवाईक्यू बेसिस एनालिसिस पे देखा कि इसमें से जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है? वह आपका ड्रेनेज सिस्टम का है। ठीक है बेटा, किसका है? ड्रेनेज सिस्टम का है। तो इस ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेना, प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस करना। ठीक है, इतना करते हो तो आसानी से ज्योग्राफी को हैंडल कर लोगे। इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ बेटा। जब इकोनॉमिक्स आता है तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? आपका 12th बेस्ड ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर नहीं आती है तो लीव इट, नहीं आती है तो लीव इट, आती है तो रिवाइज कर लो। शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, कुछ भी है वो रिवाइज कर लो, प्लस पीवाईक्यूज लगा लो। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर की बात करूँ बेटा तो कंप्यूटर जो है वह कभी आया है कभी नहीं आया, अभी बहुत टाइम से तो नहीं आया है एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में, तो विल सजेस्ट यू कि मत करो। आता है तो आसानी से आप उसको कर सकते हो, इतना ईजी उसका सिलेबस पाया जाता है। ठीक है बच्चे, ये बात हो गई आपके प्रॉपर जीके जीएस की। यही अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि आपका मैथ्स का और उसका सब्जेक्ट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो उसको किस तरीके से आपको फॉलो करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जितनी चीज़ें मैं बताई उसकी बेसिस पे मैं एक चीज़ बताती हूँ कि कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमेशा अपने सिलेबस को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बनाने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करो। डेली प्रैक्टिस आपके शेड्यूल में इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ी और जाके टेस्ट लगा दिया, वो गलती मत करना। ऑलवेज इंक्लूड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करती है? आपको परफेक्ट करती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके टेस्ट में परफेक्शन आएगा। और किसी भी चीज़ का रट्टा लगाने से बेटर होगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो। जितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आपको सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी रहेगी। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ मैं बता देती हूँ कि उत्कर्ष का परिवार आपको कैसे मदद कर सकता है आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन में। तो बेटा अभी उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव चल रहा है। ठीक है, बैच आपका इसका रिलीज हो चुका है 3.0 CBT1 एंड CBT2, ये लाइव है। बात करें कोर्सेज की तो 2 कोर्सेज होते हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम कोर्स। दोनों में डिफरेंसेस समझते हैं। तो जो लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर है, यानी लाइव हो गया उसके बाद वो रिकॉर्डेड, ये दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, डीपीपी डेली प्रैक्टिस आपकी जो प्रैक्टिस शीट हो जाती है, और साथ में जो क्लास की पीडीएफ है, जो क्लास पढ़ाया गया है, बोर्ड पे लिखा गया है, वो दोनों में हमें मिलता है। वीकली टेस्ट दोनों में मिलेगा। परंतु अगर आपका कोई डाउट है, वो जो स्टैंडर्ड में है बच्चे वो आपका लिमिटेड है, परंतु प्राइम में अनलिमिटेड है। वहीं बात करूँ टेस्ट क्रिएट करना, तो यहाँ पे लिमिटेड है और प्राइम में अनलिमिटेड है। एमसीक्यू बैच स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है।
फीस की बात करें, स्टैंडर्ड की फीस 4000 थी जो अभी मात्र 600 हो चुकी है, और प्राइम की फीस 7000 थी जो अभी मात्र 900 हो चुकी है। ठीक है, अब जरा प्राइम बैच को समझो ध्यान से, जो मुझे समझाया वो मैं आपको समझाती हूँ। प्राइम में आपने यहीं पर थ्योरी पढ़ी, ठीक है, थ्योरी यहीं पे करी, थ्योरी करने के बाद आपके जो डाउट्स थे आपने यहीं पे क्लियर कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस लगाई एमसीक्यू बैच से, प्रैक्टिस के जैसे बैच ने काम किया, और लास्ट में टेस्ट लगा के अपने आप को इवेल्युएट कर लिया कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। यानी एक ही बैच में आपको 4 ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो पूरी स्ट्रैटेजी आपकी इंक्लूड करते हैं। थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, डाउट्स क्लियरेंस करो, और लास्ट में जाके टेस्ट लगा लो, देख लो कहाँ पे स्टैंड कर दो। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बैच लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी 2 बैचेस हैं बच्चे, लक्ष्य और लक्ष्य 2.0। दोनों में बात करूं तो स्टैंडर्ड और प्राइम ही है आपका। स्टैंडर्ड में लाइव और रिकॉर्डेड क्लास है, प्राइम में भी है। ठीक है, डीपीपी एंड क्लास पीडीएफ्स आपको दोनों में देखने के लिए मिल रही है, वीकली टेस्ट दोनों में देखने के लिए मिल रहे हैं। आस्क डाउट लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। एमसीक्यू बैच यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है जो अभी लाइव होने वाला है जल्दी। ठीक है, और यहाँ पे बात करें टेस्ट सीरीज नहीं है, यहाँ पर है। स्टैंडर्ड की जो फीस थी वो 2000 थी जिसे अभी घटा के मात्र 500 कर दिया है। प्राइम की जो फीस थी 3000 थी जिसे अभी घटाकर मात्र 700 कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव जो कि आपका चल रहा है 23 से लेके 28 जनवरी तक, यहाँ पर आपको सारे एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन पे मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। साथ ही साथ आपका 3 मंथ्स का कोर्स वैलिडिटी एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया जा रहा है, और इन केस अगर आप अपनी कोर्स की वैलिडिटी को और इंक्रीज करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। तो अभी जाएं और जाके इसे अवेल करें। ठीक है बच्चे, चलिए बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो बच्चे मैथ्स का सिलेबस तो आप सबको पता है, एनटीपीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होती है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर इनके वेटेज की बात करें हम लोग तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो बच्चे छोड़ देते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से 3, नंबर सिस्टम से 4, और जो इनका मेरे को दिख रहा है डिफिकल्टी लेवल जो दिख रहा है मॉडरेट, इजी, इजी, इजी टू मॉडरेट, इजी, इजी टू मॉडरेट, यानी सबका जो है वो ऑलमोस्ट मॉडरेट है। तो यानी अगर आप मैथ्स कर रहे हो और आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है डेली बेसिस पे तो आसानी से इसे कर सकते हो, क्योंकि लेवल कैसा है, मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल आपका पेपर आता है, आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ एक बार आप ले लेना ग्रुप से, नहीं तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको पता रहे कि कहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। आगे चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जैसे हम लोग देखते हैं बेटा, कोडिंग डिकोडिंग में 4 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 3 है, पजल से 3 है, ब्लड रिलेशन से 4 है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 है, एनालॉजी से 3 है, सिलगोसिम से 3 है। यानी यहाँ तो पूरा सिलेबस ही कुछ टॉपिक्स में कंप्लीट हो गया है, बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। पेपर लेवल कैसा है यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट देखने के लिए मिल रहा है, इजी, इजी, मॉडरेट, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट, इजी, यानी कि यहाँ पर भी मॉडरेट पेपर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर प्रैक्टिस है तो सब कुछ है। ठीक है, चलो अब जो मेन चीज़ आती है वो क्या आती है, मैम क्या शेड्यूल होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, अपना एक 12 घंटे का रूल फॉलो करना है, और ये सबसे अच्छा होता है स्टूडेंट के लिए। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं भैया, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, क्या इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई होगी, तो सबसे ज़्यादा टाइम हम पढ़ाई को देने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने दिन को 2 भाग में बांटेंगे, 12 घंटे एक तरफ कर देंगे, 12 आवर्स एक तरफ हो गए बेटा आपके, और ये 12 घंटे हम लोगों ने एक तरफ कर दिए। पहले बात करते हैं इन 12 घंटे का। यहाँ पर आपका जो 6 घंटे हैं, 6 आवर्स, वो प्रॉपरली आपके स्लीप को डिनोट होना चाहिए, यानी नींद को। जितनी अच्छी नींद आएगी उतना ही अच्छा क्या होगा, अगले दिन आप फ्रेश करोगे, फील रहोगे। ठीक है, फ्रेश फील करोगे। और अगर यहाँ पे बात करूँ 6 घंटे हैं तो इस 6 घंटे को हम लोग 2 घंटों में डिवाइड करेंगे, 2 और 4 आवर्स में। ये 2 आवर्स किस लिए है, ये आपके फिजिकल प्रिपरेशन के लिए है। अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो बी हेल्दी, हेल्थ इज़ वेल्थ। आप जितने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से
अपना एफिशिएंटली एफर्ट लगा पाएंगे चीज़ों में। और हेल्दी नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, है ना। और ये 4 घंटे किसके लिए हैं? ये हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे डिवाइड करोगे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फ़ोन पे, जैसे आपका मन करे, ठीक है। आते हैं यहाँ पर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये 12 घंटे। इसको हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, 10 आवर्स और 2 आवर्स, ठीक है बच्चे। ये 2 आवर्स क्या है? ये डेली रिवीजन है जो आपको करना है सोने से पहले या सुबह सुबह उठ के, ठीक है। 10 आवर्स को हम लोग देखते हैं, हमारे पास कितने सब्जेक्ट थे? इंपॉर्टेंटली 3 थे, हम लोग 4 में डिवाइड करेंगे, करंट अफेयर्स को अलग रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैथ्स लेते हैं। मैथ्स को हम लोग क्या करेंगे? मैथ्स को हम लोग बच्चे 3 घंटे देंगे, 3 आवर्स। 3 आवर्स को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? 2 आवर्स तो मैं प्रॉपर पढ़ूंगी, इसके कॉन्सेप्ट समझूंगा, सब कुछ करूंगा, और 1 आवर जो है वो मैं टाइमर सेट लगा के प्रैक्टिस करूंगा कि मैं 1 आवर में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, एक्यूरेसी क्या है मेरी, गलत कितने ज़्यादा है, ये सब चीज़ें नोट करूंगा, ठीक है। उसके बाद सेम जो स्ट्रैटेजी है वो रीजनिंग के साथ जाएगी आपकी, 3 आवर्स, इसको 2 and 1 में हम लोग डिवाइड करेंगे, और सेम स्ट्रैटेजी आपकी इसके साथ जाएगी, जीके जीएस के सब्जेक्ट के साथ जाएगी। जो भी आप यूज़ करना चाहे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और लास्ट का जो 1 आवर है वो हम लोग करंट अफेयर्स को देंगे। करंट अफेयर्स रट्टा नहीं मारनी है, करंट अफेयर्स को रीड करना है। डेली बेसिस से बस रीड करोगे तो आपके सामने जैसे ही ऑप्शन आएंगे वैसे ही पता चल जाएगा, ओह ये वाला सही था। लिटरली बता रही हूँ, रीड करना है, लिखो मत, रट्टा मत करो, आँख बंद करके सोचो मत, डेली बस उसे रीड करो, ठीक है। आज रीड कर लिया, कल रीड करने से पहले पिछला वाला एक बार 5 मिनट देख लो, फिर नेक्स्ट वाला चले जाओ, अगले दिन पे चले जाओ। इस तरीके से आपको करना है। जीके जीएस कई बार बोर कर देता है, जैसे हिस्ट्री है, मानो आपने उठा ली मॉडर्न हिस्ट्री, अब मज़ा नहीं आ रहा, रट्टाफिकेशन है, तो पूरी हिस्ट्री कंप्लीट मत करो, टॉपिक वाइज लेके चलो। आज हिस्ट्री में से ये टॉपिक कर लिया, आज ज्योग्राफी में से ये टॉपिक कर लिया, पॉलिटी में से ये कर लिया, स्टैटिक जीके का ये टॉपिक उठा लिया। इस तरीके से लेके चलोगे तो आपका टाइम भी जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।